बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दा हामिद, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा इंफ्रारेड का टॉपिक जो है आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो एसएलओज हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एक एसएलओ में तो आपने इंटरप्रेट एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम of a given sample molecule to identify functional groups, यानी आपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को देखकर सीखना है कि ये वाला स्पेक्ट्रम किस फंक्शनल ग्रुप के लिए है। तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को एनालाइज करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो एक तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के हमने इंटरप्रेट करना सीखना है स्पेक्ट्रम। नंबर 2 पर हमने दूसरा एसएलओ है डिड्यूस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी अगर हमें किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, लाइक एथनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब हम कैसे अंदाजा लगाएं कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कौन सा स्ट्रक्चर है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हमें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, इसलिए हम वहां से अंदाजा लगा लेंगे कि ये एथनॉल है, सिमिलरली एसीटोन है या फिनोल है। तो ये तीनों एग्जांपल्स फिनोल, एसीटोन और एथनॉल के रेफरेंस से हम देखेंगे कि इनके स्पेक्ट्रम में वो कौन सी खास चीजें होती हैं। तो आपको भी एग्जाम्स में इन्हीं तीनों में से कोई आ सकता है एक स्पेक्ट्रम जो कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा और साथ में स्पेक्ट्रम देगा। तो आपने वहां से अ, हर पीक को देखकर, जो ज़रूरी पीक्स हैं देखकर ये फैसला करना होगा कि आपका फिनोल है, एसीटोन है या एथेनॉल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी ये बात देखी थी कि मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और ये वाइब्रेशंस जो हैं मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, और ये स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, बेंडिंग भी हो सकती हैं, एंड वैगिंग, रॉकिंग, बहुत किस्म की ये वाइब्रेशंस होती हैं। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को ही यूटिलाइज करती है। तो किस तरह के एटम्स जो कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी एवरेज पोजीशन के आगे पीछे, तो अगर इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाए और वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वही हो जो इनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, तो क्या करते हैं, वो वाली एनर्जी रेजोनेट कर जाती है मॉलिक्यूल के साथ, और वो वहां से एब्जॉर्ब क्योंकि हो जाती है। तो जो आप तक वापस जो आपने गिवन एग्जाम्पल को एनर्जी दी थी, रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम भेजा था, उसमें से कुछ अगर मिस हो गई हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो गई हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये फ्ला किस्म का बॉन्ड यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा था, उसने ये खास वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली है। लिहाजा आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ के जरिए ये बात समझ जाते हैं कि आपका ये वाला बॉन्ड इसमें मौजूद है, और यहीं से आप फंक्शनल ग्रुप को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो हम जो एक तो वाइब्रेशन ज़रूरी होती है इंफ्रारेड के लिए, और रेजोनेट करने के लिए एक क्रूशियल कंडीशन क्या है कि आपका मॉलिक्यूल ओवरऑल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसमें तब्दील होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब तब्दील हो रहा होता है, तब ही वो वाइब्रेशन जो है क्या हो जाती है, रेजोनेट करती है। मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर जाती है। आप लोगों ने ये देखिए रेजोनेंस, इसमें आपके पास दो अदद रेडिएशंस हैं, एक ग्रे है और एक येलो है। ग्रे येलो जब एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो क्या होता है, पिंक वाली जो है वेव बनती है जो रेजोनेट होने के सबब बनी है। और जब ग्रे का ट्रफ येलो के ट्रफ के ऊपर आता है तो कैंसल वाली एक दरमियान में लाइन, लीनियर लाइन आ जाती है।
तो इस तरह फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच भी हो सकती हैं और फ्रीक्वेंसीज आपस में एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकती हैं। तो हम आइए इसको मजीद देखते हैं। आपने अक्सर ब्रिज के बारे में सुना है कि ब्रिज जो होते हैं वो क्यों टूट जाते हैं। जो इस तरह वाइब्रेशन जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, मसलन अगर एयर उसी फ्रीक्वेंसी से वहां पर चल रही है, तो वो एयर की वजह से भी ब्रिज टूट सकता है। और जब सोल्जर्स जो है किसी ब्रिज के ऊपर अपनी परेड करते हुए चले, तब उनकी परेड की फ्रीक्वेंसी भी वो हो सकती है जो कि ब्रिज के मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकती है। लिहाजा वहां पर सोल्जर्स को कहा जाता है कि वो परेड करते हुए ना चलें, बल्कि अपने कदम जो है वो सेपरेट करके अलग-अलग से चले, ताकि कोई एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट ऐसी ना हो जाए जो कि ब्रिज के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करके रेजोनेट कर जाए और ब्रिज को टूटने का सबब बने। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर एक कार्बोनाइल CO ग्रुप है। ये वाइब्रेशंस हैं इसकी। तो ये फ्रीक्वेंसी जब इसको 5 × 10⁻13 पर सेकंड फ्रीक्वेंसी इसको दी गई, तो इसने रेजोनेट नहीं किया। अगर इससे इसको कम की फ्रीक्वेंसी दी जाए तब भी ये रेजोनेट नहीं करती, और अगर इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी दी जाए तब भी ये रेजोनेट नहीं करती। लेकिन अगर एग्जैक्टली कार्बोनाइल ग्रुप को, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड को अगर 5 × 10⁻13 पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन मिल जाए, तो ये क्या कर जाती है, रेजोनेट कर जाती है। तो ये लोअर लोअर वाइब्रेशनल स्टेट से हायर वाइब्रेशनल स्टेट में जाकर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, यही वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और लेकिन वहां स्पेक्ट्रम से क्योंकि वो मिस हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, लिहाजा हमें पता चल जाएगा कि हमारा फलां किस्म का बॉन्ड वहां पर वाइब्रेट कर रहा है, स्ट्रक्चर में फलां किस्म का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि infrared spectrum is produced because molecules absorb specific frequencies of infrared radiation that match their natural vibrational frequencies, causing their chemical bonds to stretch and bend. The absorption is quantized. क्वांटाइज का क्या मतलब है, डेफिनेट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ही जस्ट मैच करेगी, मीनिंग इट only occurs when the energy of the infrared light precisely match to the uh, an energy difference between the molecules ground vibrational state and excited vibrational state. So, dear students, polar bonds like carbonyl, carbon oxygen bond, oxygen hydrogen bond in uh, hydroxyl compounds have large dipole moments, and their vibration cause a significant change in its moment, resulting in strong, easily observable bands in the spectrum. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल डियर स्टूडेंट्स लाइक O2 N2, ये जो है क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट होता नहीं है, लिहाजा ये कोई IR एब्जॉर्ब रेडिएशन नहीं करते, लिहाजा ये इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट कोई तब्दील नहीं हो रहा होता। तो आइए कुछ हम वाइब्रेशंस देखते हैं। देखिए, जब इस तरह की वाइब्रेशन को हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं, और इस तरह की वाइब्रेशन को हम बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। और अगर दोनों इकट्ठी एक डायमेंशन में हो रही है तो सिमेट्रिक, और अगर एक राइट और एक लेफ्ट पे हो रही है तो अनसिमेट्रिक। इस किस्म की वाइब्रेशंस ये बहुत कम हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइप्स की वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन के लिए इतनी वाइब्रेशंस इनफ हैं। तो अ, होता क्या है, हम देखते हैं कि व्हेन ए केमिकल सैंपल इज एक्सपोज्ड टू द एक्शन ऑफ इंफ्रारेड लाइट, इट कैन एब्जॉर्ब सम फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रांसमिट द रेस्ट। ठीक है, कुछ को एब्जॉर्ब करके बाकियों को आगे भेज देगा। सम ऑफ द लाइट कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द सोर्स। तो डिटेक्टर जो है वो क्या करता है, वो डिटेक्ट कर लेता है ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसीज को, एंड बाय डूइंग सो रिवील करता है वैल्यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसीज को। अब डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स, हर बॉन्ड की क्वांटाइज्ड है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो कुछ को हम देखें एंड देखते हैं। ओ एच बॉन्ड जब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन करता है तो ये 32
100 से 3400 पर सेंटीमीटर तक का क्या है फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, सॉरी, वेव नंबर एब्जॉर्ब करता है। असल में आप वेव्स की प्रॉपर्टीज को फ्रीक्वेंसी में भी देख सकते हैं, वेव नंबर्स में भी, वेवलेंथ्स में भी देख सकते हैं, एनर्जी में भी देख सकते हैं। तो ये जो आपका गिवन है, ये वेव नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहा है। तो आपका जो वेव नंबर है क्या हो सकता है, 3200 से 3400 पर सेंटीमीटर तक ओ एच का हो सकता है। ओ एच की जो वेव्स वाइब्रे रेजोनेट करेगी वो इस वेवलेंथ की होगी, जो मिस हो जाएगी बीच में से। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन अगर अल्काइन के अंदर है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना, तो ये 3300 जो है इसका वेव नंबर होगा इसकी रेडिएशन का। और अगर अल्किनाइल यानी डबल बॉन्ड भी है और कार्बन हाइड्रोजन जो है बॉन्ड, ये लेस देन 3000 जो है वेव नंबर पर क्या होगा, शो करेगा। और अल्काइल का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ग्रेटर देन 3000 पर क्या है, अपनी स्ट्रेचिंग क्या करेगा, रेडिएशंस को अपने स्ट्रेच के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये तो था हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग जो है। ये आपने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग जो है ये 3000 के से कम भी है और 3000 से ज़्यादा भी है। और अल्काइल में 3000 से देखिए ये 3000 से कम पे है। और अल्किनाइल और अल्काइंस में ये 3000 से ज़्यादा जो है वेव नंबर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड या जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड, इनकी जो है एब्जॉर्प्शन किस रीजन में होती है इंफ्रारेड के, 2100 से लेकर 2260 जो है वेव नंबर की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेंगे फॉर देयर वाइब्रेशंस। इसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग जो है वो 1650 से 1800 की वेव नंबर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। कार्बन ऑक्सीजन अपना जब स्ट्रेच हो रहा होता है, अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो इस वेव नंबर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें स्पेक्ट्रम में एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप पहचान सकते हैं। और कुछ इसमें फिंगरप्रिंट रीजन भी होते हैं। तमाम की तमाम जो है रेडिएशंस को के पीक्स को समझना इसमें ज़रूरी नहीं होता, जो ज़रूरी मेन होती हैं उन्हीं को हमें देखना होता है। तो इंफ्रारेड इज नॉट जनरली यूज टू डिटरमिन द होल स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने उसका हर स्ट्रक्चर और हर बॉन्ड को डिस्कस नहीं करना, समझना नहीं होता, बल्कि हम हमें वी डोंट नीड टू एनालाइज एवरी सिंगल पीक। इंस्टेड इंफ्रारेड इज ग्रेट फॉर आइडेंटिफाइंग सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप को एनालाइज करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। और कैसे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल्स, कार्बोनाइल्स, इन जहाँ जिन कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको ज्यादा बेहतर और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंफ्रारेड की हेल्प से। तो और बहुत सी टेक्निक्स भी हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझने के लिए, लाइक एनएमआर वगैरह, तो उनको भी हम साथ इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ ये टेबल है जो शो कर रहा है कि जो है कौन सा जो है मॉलिक्यूल जब होगा, यानी तो अब जैसे हमने अल्काइंस में देखा अभी कि कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 3300 के वेव नंबर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, इसी तरह हाँ, अल्काइंस में कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग जो है वो 2100 की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी। तो ये थोड़ा सा ये वाला टेबल, इसमें से खास खास फंक्शनल ग्रुप को आपको याद रखना होता है, स्पेशली वो जो आपके एसएलओ में इंडिकेट किए गए हैं। और वो कौन से हैं, वो आपके एक तो एसीटोन है, उसका स्पेक्ट्रम आपको अच्छी तरह देखना आना चाहिए। एक आपका एथेनॉल है। और इसके अलावा एक आपका जो है
उसमें एसीटोन और एथनॉल के अलावा, देखिए ये एसीटोन है, ये एथनॉल है, ये फिनोल है। इन तीनों का आपने अच्छी तरीके से इसको समझना है। तो अभी हम इनको जो है देखने जा रहे थे कि हमारा ये एथनॉल, ये एसीटोन का सबसे पहले हम देखते हैं। तो एसीटोन में हम देखेंगे, अगर हमारे पास कंपाउंड एसीटोन है, हम कब कहेंगे कि ये एसीटोन है? अगर हमें 1700 से 1725 तक एक यहाँ से मिस, ये देखिए, ये जो नीचे आ रही है ना, यहाँ से ये अब्जॉर्ब हो गई है, इसीलिए ये डीप यहाँ से मिसिंग एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है वेवलेंथ। तो ये वाली एब्जॉर्ब जो हो गई है यहाँ पे, ये डीप हमारे पास ये पीक आ गई है। तो अगर ये इस तरह की 1700 टू 725 वेव नंबर पर कोई पीक बन रही हो, तो हम समझ जाएंगे हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन जो है वाइब्रेशंस, वो आमतौर पर जब सिंगल बॉन्ड होती हैं, वो हमने पहले भी देखा, वो 3000 के लगभग होती हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल वाइब्रेशंस हो रही होंगी। एंड सिमिलरली ये जो रीजन है, ये फिंगरप्रिंट रीजन है, इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अ, अगर इसमें कोई और बड़ा मॉलिक्यूल होता जिसमें CH2 वाइब्रेशंस भी हो, तो CH2 वाइब्रेशन जो है वो 1215 से 1435 तक CH2 ग्रुप में वाइब्रेशन इस वेवलेंथ पर होती हैं। इसी तरीके से हम अल्कोहल एथेनॉल का ये स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो OH जो बॉन्ड है, ये देखिए आप किस पे पीक बना रहा है? 3230 जो है 3230 जो है वेव पर सेंटीमीटर वेव नंबर है इसका। ये इतनी जो है वेव नंबर की रेडिएशन को, इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है। OH जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो ये मिस कर देता है, स्पेक्ट्रम में ये वाली वेवलेंथ नहीं आएगी, ये मिस हो जाएगी। और ये यहाँ ये डीप पीक बनेगी, जिससे पता चलेगा कि हमारे पास ये लाजमन यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन जो है, ये हमने ऑलरेडी देखा, सिंगल बॉन्ड 3000 के लगभग। तो देखिए एथनॉल में कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये 3000 के लगभग भी एक पीक मिल रही होगी। ठीक है। इसी तरह हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, इसकी स्ट्रेचिंग जो है, देखिए कब है? 1055 पर सेंटीमीटर की जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये इसको एब्जॉर्ब करता है कार्बन ऑक्सीजन। देखिए, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी आ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गए। अगर ये सारे पीक्स मौजूद हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपका ये स्पेक्ट्रम एथनॉल का है। तो आपको क्या याद करना है? आपको एथनॉल में मौजूद तमाम बॉन्ड्स की वैल्यूज याद करनी है कि ये किस किस किस्म की पीक्स, किस किस वेव नंबर पे पीक देंगी। अच्छा, इस तरीके से ये फेनोल का स्पेक्ट्रम है। फेनोल का स्पेक्ट्रम में अगेन हम देखते हैं कि OH की पीक तो जैसे आपने अल्कोहल्स में भी देखी थी, वो किस पे आती है? वो 32 से थोड़ा अबव पे आती है वेव नंबर पे। एंड सिमिलरली जो आपका एरीन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहाँ पे होती है? ये होती है 1500 के लगभग, जो है पर सेंटीमीटर के लगभग वेव नंबर की रेडिएशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पर OH भी है, यानी और साथ में इरीन्स वाला जो है, यानी 1500 के लगभग पीक्स नज़र आ रही हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपको स्पेक्ट्रम किस चीज़ का दिया गया है, फेनोल का। तो आपको इस तरह स्टूडेंट्स क्या चीज़ जहन में रखनी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस जो है वेव नंबर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम वो कहे आपके पास एक्स कंपाउंड है, उसने
3200 की जो है पर सेंटीमीटर की वेव नंबर की एक रेडिएशन एब्जॉर्ब की है। तो बताएं उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आप डायरेक्टली OH कह देंगे। अब अगर वो कार्बन ऑक्सीजन वाली भी कहता है, पीक दे गया है, तो आप समझ जाएंगे और कि ये इसमें OH भी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी है। तो ये क्या है? आपका अल्कोहल है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप स्पेक्ट्रम्स को बहुत प्रैक्टिस करके वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके साथ जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसीज या वेव नंबर, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी की जगह वेव नंबर ले रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो वेव नंबर्स को अच्छी तरह तैयार करेंगे। तो इस तरह आप जाकर अपना अच्छा जो है नंबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ले पाएंगे। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।